Assalamu alaikum, my dear students. As you know, we are discussing Nazism and the rise of Hitler. तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा नाजिज्म के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने देखा कि किस तरह हेलमथ का फादर खुद को मतलब मारता है, और हेलमथ वाज ट्रॉमेटाइज्ड टू सी ऑल दैट। और फिर हमने उसमें ये भी देखा कि हिटलर ने जो अपनी फैमिली के साथ और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर के साथ सुसाइड की, उसका वजह वही था कि जो उन्हें डिफीट मिली थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में बाय एलाइड पावर्स। तो उन्हें अब उसी का डर था कि अब यह हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे। अब हमने आज जो पढ़ना है दैट इज बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक का बर्थ कैसे होता है? इट इज कनेक्टेड विथ द इवेंट्स बिफोर द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक। इस वीमार रिपब्लिक से पहले जो इवेंट्स जर्मनी में हुए वो हमने पहले जानना है, तब जाके हमें समझ आएगा वीमार रिपब्लिक का जो बर्थ कैसे हुआ। तो हमें पता है कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच में हो गया, क्यों हो गया वो हमने डिस्कस कल ही किया था कि ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ क्यों, जिसमें हमने वो इंपीरियलिज्म वगैरह, अंपायर कंसोलिडेटिंग बिल्डिंग अंपायर, वो हमने देखा। अब आज हमने क्या देखना है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को शिकस्त होती है। पहले इनिशियल गेन जर्मनी को होते हैं, लेकिन बाद में जब यूएस एंट्री करता है 1917 में, तो जर्मनी जो है, जर्मनी ये जंग हारता है। इस जंग का बहुत ही बुरा असर पड़ता है पूरे यूरोप पे। मसलन जो इकोनॉमी है वो र्यून हो गई, खत्म हो गई जर्मनी की। बाकी यूरोपियन कंट्रीज की जो मतलब इसमें इन्वॉल्व थे इस वॉर में, तो इससे क्या हुआ कि जो मतलब क्रेडिटर्स थे, अब ये डेबिटर बन गए। मतलब जर्मन गवर्नमेंट ये क्रेडिटर मतलब गवर्नमेंट थी, लोगों को कर्जा देती थी। अब यही वापस डेबिटर बन, यही हाल बाकी मुल्कों का था। तो क्या हुआ कि जब जर्मनी ने ये जंग हारा ड्यू टू द एंट्री ऑफ यूएस इन 1917, उस वक्त का जो बादशाह होता है जर्मनी में, कैसर विलियम सेकंड, वो हार मानता है और वो उसका अपना ओहदा छोड़ देता है। उसके बाद एक मौका मिलता है, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज होते थे, मतलब उस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टीज थे जर्मनी में, तो उन्हें एक मौका मिलता है कि अब जर्मनी में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे। उसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो नाम रखा गया दैट इज वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक क्यों इसका नाम रखा गया? क्योंकि ये जो मशवरा हुआ ये एट वीमार एक जगह है जर्मनी में। तो ये जो बाकी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, मतलब जो चाहते थे कि यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो जमा होते हैं। कहाँ पे जमा होते हैं? एट वीमर। और वहाँ एक नेशनल असेंबली बनाते हैं, वहाँ वो इस्टेब्लिश करते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो डिफाइन किया जाता है वहाँ पे, दैट वुड बी फेडरल। नाउ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से क्या मतलब है? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? वो ये कि ये एक अरेंजमेंट है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक मुल्क में जो गवर्नमेंट होती है इसके दो लेवल्स होते हैं, वन एट सेंटर एंड द अदर एट federating units, or in common language we call them states. Although state is a broader concept when we go through political science. So these smaller federal units called states and the center, these two constitute
सेपरेट गवर्नमेंट्स, यही फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम है। तो यही चीज यहाँ पे भी ये लोग करना चाहते थे, अब इन्होंने किया भी। थोड़ा बहुत इन्हें अपोजिशन हुई, किन 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 से अपोजिशन हुई? फ्रॉम सेपारेटिस्ट लीग, सेपारेटिस्ट लीग, सेपारेटिस्ट लीग, सेपारेटिस्ट लीग वो लोग, कुछ लोग जर्मनी में जो चाहते थे, जो रशिया में रेवोल्यूशन आया, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, वो चाहते थे कि जर्मनी में भी एक बोल्शेविक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। तो उस लीग का जो नाम होता है दैट इज सेपारेटिस्ट लीग। लेकिन ये पार्लियामेंटेरियन, ये जो मतलब वीमार रिपब्लिक है, इनको क्रश करते हैं, मतलब इन्हें उस चीज में, उसमें वो कामयाब नहीं होने देते हैं, और इन्हें क्रश किया जाता है थ्रू दियर कॉर्पस। अब यहाँ पे नेशनल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बनाया जाता है, और जर्मनी में पार्लियामेंट बनता है, दैट इज रिचस्टैग। रिचस्टैग इज द नेम फॉर जर्मन पार्लियामेंट। लेकिन ये जो पार्लियामेंट है, ये लोगों को हजम नहीं हुआ, लोगों ने इसको मतलब इडॉप्ट ही नहीं किया, इसके खिलाफ ही लोग हो गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कब हुआ खत्म? 11th ऑफ नवंबर, 11th ऑफ नवंबर 1918, 1918 में ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो टर्म्स खत्म जो हुआ, उसमें जो टर्म्स होंगे, वो अभी उस पर बात ही चल रही थी, यानी एग्रीमेंट। तो लेकिन सब जो मुल्क इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने उन्होंने मतलब अब एक किस्म का प्रॉमिस हम कहेंगे किया कि अब फाइटिंग, नो मोर फाइटिंग विल बी डन। तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी चूंकि ये जंग हार चुकी थी, तो उसे सरेंडर किया था। लिहाजा 11 नवंबर 1918 को सब ये जो मुल्क हैं, उन्होंने यूनिलेटरली मतलब डिसाइड किया कि अब हमें ये जंग मतलब इसमें फाइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जर्मनी के साथ जो ट्रीटी चल रही थी, क्योंकि 1918 में ही इन मुल्कों ने एक लीग बनाया, लीग ऑफ नेशंस, टू प्रिजर्व वर्ल्ड पीस। लीग ऑफ नेशंस बनाई गई इसलिए कि जो जंग है ये मतलब आगे ना हो जाए ऐसी सूरत, क्योंकि जंग में बहुत सारा नुकसान होता है। तो उसके लिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। लीग ऑफ नेशंस का काम यही था कि टू प्रिजर्व वर्ल्ड पीस, राइट। तो इसी लीग ऑफ नेशंस का एक मतलब इसी के तहत एक एग्रीमेंट होता है, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है? ये कहाँ पे साइन हुई? फ्रांस में। वर्सलीज पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है, वहीं पे ये ट्रीटी साइन हो गई। कब साइन हो गई? 28 ऑफ जून 1919, यानी 28 ऑफ जून 1919 में जो हुकूमत जर्मनी में थी, दैट इज द वीमर रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक। क्योंकि जर्मनी में जंग किया किसने? ये जंग शुरू किया था ओल्ड एम्पायर ने, यानी कि कैसर विलियम सेकंड, उसने जंग शुरू किया था। अब जंग में जो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, वो किसको भुगतना है? वीमर रिपब्लिक को। अब हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या कहती है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में क्या डिसाइड हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में ये डिसाइड हुआ। कहां पे ये ट्रीटी साइन हुई, कब साइन हुई, ये मैंने आपको बता दिया, यानी वर्सलीज पेरिस फ्रांस में ऑन 28 ऑफ जून 1990। अब वॉर गिल्ट यहां पे जर्मनी करार दिया जाता है कि वॉर जर्मनी ने शुरू किया। यूरोप में जो नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, ये नुकसान किसको देना है? जर्मनी को देना है। ये इस ट्रीटी में मतलब एग्रीमेंट टर्म्स रखे गए हैं।
और बिकॉज दिस ट्रीटी ये इसीलिए बनाई गई कि जो डैमेज हो गया यूरोपियन नेशंस का, कंट्रीज का, वो जर्मनी से ही वसूल करना है, क्योंकि जर्मनी ने ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू किया। अब ये किया किसने था? ओल्ड एम्पायर ने। अब इसका जो ये इम्पैक्ट पड़ेगा वो वीमर रिपब्लिक पे पड़ेगा, क्योंकि अब वीमर रिपब्लिक को ही इसका बर्डन उठाना है। क्या हुआ? ये जो मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूनल होता है जो ये डिसाइड करता है, उन्होंने जर्मनी को रेस्पॉन्सिबल कर दिया इसके लिए, वॉर के लिए। और जो भी डैमेज यूरोपियन कंट्रीज को हुआ, फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, लेथोनिया, तो इनसे अब ये वॉर कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन मीन्स जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे या बहुत सारे मुल्क किसी मुल्क पे अटैक करेंगे, फिर एक जंग बनेगा, वर्ल्ड वॉर जंग, उसमें देखा जाता है कि किसने शुरू किया था, और उसी को वो कंपनसेशन वॉर इंडेमनिटी देना पड़ता है। इसी इसी मतलब तरीके में यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। जर्मनी को बहुत सारा नुकसान होता है। ये ट्रीटी जो है बहुत ही बुरी ट्रीटी मानी जाती है जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी इट वाज हॉरिश एंड ह्यूमिलेटिंग, इट ब्रिंग डिफीट एंड डिसग्रेस टू जर्मनी। वो कैसे? वो हम देखेंगे कि कैसे इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। देखो, ओवरसीज कॉलेज, इन्हें जो ओवरसीज कॉलेज थी जर्मनी की, ओवरसीज कॉलोनीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ही था इसी मतलब पंगे पे कि ओवरसीज कॉलोनीज ये लोग बिल्ड कर रहे थे, ये इंपीरियल एम्पायर्स, इंपीरियल पावर्स। तो जितने भी इसके ओवरसीज एम्पायर्स थे जर्मनी के, उसे मतलब अब ऑक्यूपाई किया गया। वो इस मतलब हाथ से गए, वो सारे कॉलेज जर्मनी के हाथ से वो गए। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, इससे क्या हुआ? इसका जो 13% है टेरिटोरियल, मतलब वो भी उसको गंवाना पड़ा। 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा भी इसी में चला गया। यानी कि जो जर्मनी ने कब्जे में किया था अपने मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, वो सब अब छोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे। उसी तरह इसी से मतलब 1/10 ऑफ पॉपुलेशन भी इन्हें अब छोड़ने पड़ते हैं। उसके अलावा 75% आयरन इनका नुकसान होता है, आयरन देना पड़ता है अब इनको। 26% ऑफ कोल, 26% ऑफ कोल, ये चीजें जर्मनी को देना है। किसको देना है? फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड एंड लिथुआनिया, इन मुल्कों को देना है। लेकिन चूंकि फ्रांस इसमें हम कहेंगे कनिंग है, कलेवर है, तो इसको ज्यादा ही कुछ इसमें मिल गया। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में और एक बात जो रखी गई थी, दैट इज 6 बिलियन पाउंड्स, 6 बिलियन पाउंड्स। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड्स भरने पड़ते हैं अब किन की तरफ? इन मुल्कों की तरफ। इन्हें हम अगर देख रहे हैं, जर्मनी का बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है यहाँ पे, इनका जो फिजिकल लॉस भी होता है। 1920s में अब जर्मनी कमजोर हो रही है, लोग अब किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? उसी को जिसने ये जंग मतलब खत्म किया। खत्म क्या कहेंगे? ये एक्सेप्ट किया ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, क्योंकि लोग चाहते थे जर्मनी जो है इट्स ए ग्रेट नेशन, अगर जंग कंटिन्यू रखते तो हम ये जंग जीत जाते, लेकिन जंग को कंटिन्यू नहीं रखा गया, जंग इस जर्मनी ने सरेंडर किया। यही लोग रेस्पॉन्सिबल हैं उस चीज के लिए। लिहाजा अब इस वीमर रिपब्लिक को लोग साथ नहीं दे रहे हैं, यही कह रहे हैं कि इसने जर्मनी को डिसग्रेस और ह्यूमिलेशन लाई। तो हम पढ़ रहे थे अब इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जर्मनी का इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। साथ ही साथ फिर इसका एक रिसोर्स रिच बेल्ट जो होता है,
दैट इज राइनलैंड, जर्मनी में राइनलैंड। अब ये राइनलैंड भी इसे मतलब हाथ से चला जाता है। ये ये जो सारा नुकसान हो रहा है इसका बर्डन अब किसको बर्दाश्त करना है? जर्मनी, ये वीमार रिपब्लिक को। वीमार रिपब्लिक चूंकि अब बदनाम हो गया कि ये इन लोगों ने जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान किया, जर्मनी का नुकसान किया, जर्मनी का जो सर है वो नीचे झुकाया, तो लिहाजा जो कंजर्वेटिव्स है, कंजर्वेटिव्स के अटैक पे अब आ गए कौन लोग? सोशलिस्ट्स, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक्स। क्यों? क्योंकि यही सोशलिस्ट्स, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स जो थे, these were the supporters of Weimar Republic, these were the supporters of Weimar Republic। अब इन्हें जो कंजर्वेटिव्स हैं इन्हें अटैक कर रहे हैं, मतलब बार बार इन्हें अटैक कर रहे हैं और इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से पुकारते हैं, मॉकिंगली, मतलब इनके साथ अब वो मजाक कर रहे हैं कि दीज आर द नवंबर क्रिमिनल्स, दीज आर द नवंबर क्रिमिनल्स। अब इसके बाद हम देखते हैं जर्मनी में क्या पूरे यूरोप में एक कल्चर सा पैदा होता है, जिस कल्चर में अब जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसी को अहमियत दी जाती है। स्ट्रेस इज लेड नाउ ऑन सोल्जर्स, कि अब सोल्जर्स पे ही सारा मतलब खर्चा करना पड़ेगा। एक मुल्क तब ही स्ट्रांग है जब इसकी आर्मी स्ट्रांग है, तो एक सोल्जर कल्चर डेवलप हो गया। जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस की तरफ अब ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। तो इसी दौरान एक जो माइंडसेट बनता है यूरोप में, और इसी माइंडसेट का नतीजा होता है कि हम देखते हैं यूरोप में राइज ऑफ हिटलर, राइज ऑफ हिटलर। ये राइज ऑफ हिटलर कब होता है, कैसे होता है? इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।